सो हेलो गाइस, तो ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। इतना सा इनका नाम ध्यान रखना, बाकी ऑप्शन भी देख लो। रवि कन्नन का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला था। ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन उसमें से ये एक भारतीय है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। बाकी शांता थोटम अभी ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इनको मिला था। और ललित नटराजन की बात करें तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला था बाल श्रम उन्मूलन के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने संबल योजना शुरू की। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये योजना शुरू की है। क्या उद्देश्य है इस योजना का? दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाया जाएगा, इसमें उन्हें सहायता उपकरण बांटे जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। तो आंसर होगा NCERT। अच्छा, ये CBSE ने अभी अपना ऑफिस किस देश में खोला है या खोलने की बात हुई है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे अगर बात करें कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब NCERT आपको बैचलर की, मास्टर की, डॉक्टर वाली जो डिग्रियां हैं ये प्रदान कर सकेगा। अभी आपको याद हो तो एक और यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा। NCERT की पहले बात करते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है अभी सितंबर 2023 में 43वां 43rd नंबर का आसियान समिट कहां पे हुआ? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। आसियान की अध्यक्षता 2023 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने ही की थी। कौन से नंबर की थी? 43rd नंबर की। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी ये सितंबर में। आसियान की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय आपको जकार्ता में ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और नया प्रश्न यही है कि इसका भी नवीनतम 11वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बना? तो तिमोर लेस्ते बना है, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं आपको अपडेट करा दूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी फरवरी 2024 में आपने पढ़ा था कि अभी इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन? प्राबोवो सुबियांतो। जोको विडोडो की जगह आए हैं ये। और इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम भी याद रखना, नुसंतारा है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सत्यजीत मजूमदार को। तो इनका नाम याद रखना आप। बाकी डॉक्टर वीजी पटेल के बारे में आपको बता दूं, इनके नाम पर ही यह अवार्ड दिया जाता है। उन्हें भारत में उद्यमिता आंदोलन का जनक माना जाता है। बाकी देखो, सलमान रुश्दी की बात करेंगे, अभी इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार मिला था। अभी इनकी लेटेस्ट बुक आई थी विक्ट्री सिटी नाम से। डॉक्टर नित्या इब्राहिम की बात करेंगे तो यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। तो हैदराबाद की एक रोबोटिक्स कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स, इसने ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका नाम इंद्रजाल रखा है। तो इंद्रजाल आप कह सकते हो भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है जिसे न्यूक्लियर प्लांट या फिर पूरे शहर को ड्रोन खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके रेंज की बात करोगे तो ये कितना कवर कर सकता है? 4000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर सकता है। तो ये करेगा क्या? एक लाइन में बोलूं तो ये ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करेगा, शील्ड की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी फायर ऑन द गंगाज नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा है? राधिका अयंगर ने लिखा है। बाकी नीरजा चौधरी हाउ PM डिसाइड नाम से बुक लिखी थी। और ऋषि राज, इन्होंने कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी थी। तो रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी थी। फिर आपसे पूछ रहे अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश नामवीर को। तो कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये राजेश नामवीर, जिनको नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया। नेस्कॉम क्या है? तो भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ये एक संगठन है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में और मुख्यालय नोएडा UP में है। अभी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने थे ये मनीष देसाई। और जया वर्मा सिन्हा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हम
पढ़ चुके हैं और आपको आता भी होगा, अभी एग्जाम में भी आ गया ये प्रश्न। अभी उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन ये, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने थे प्रकाश श्रीवास्तव। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड नाम से एक उपकरण डेवलप किया, तो आंसर होगा आईआईटी जोधपुर ने। कोड मतलब कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट। तो घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए ये कोड नाम से एक डिवाइस बनाई है आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने। एक तरह से एयर प्यूरिफायर है, सिंपल सी बात करें। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया, तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, हमारी बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, तो ऐसे बहादुर सैनिकों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो यह है प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा उड़ीसा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की, तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस ने। और वरिष्ठ नागरिकों से आपको 2-3 दिवस में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को होता है। एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। और एक अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को होता है। तो वृद्धजनों से, सीनियर सिटीजन से संबंधित ये 3 डे हैं, मैंने आपको बता दिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आंसर होगा लोकेश सूजी। तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति, इसमें पहले भारतीय सदस्य बन गए हैं लोकेश सूजी, इनका नाम है। अच्छा, एनवी रमन्ना का नाम आपको पता है, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल में ये भारतीय सदस्य बने हैं। रमन सुकुमार की बात करें तो आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुए थे, ये एक भारतीय हैं। अच्छा, वैसे आईपीसीसी के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? जेम्स फर्ग्यूसन बने थे, जिन्हें आप जिम स्केया भी बोलते हो। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, 2023 की ही बात है। और फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे आर माधवन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी सितंबर 2023 में किसने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है मून स्नाइपर, इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा जापान ने। जापान की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? जाक्सा है। और इसी ने अभी अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान यानी कि लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसका नाम है मून स्नाइपर। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? HIIA रॉकेट से। वैसे तो आप डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो कि ये अभी चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और इस तरह से ये चांद पर उतरने वाला 5वां सफल देश बन गया है। भारत चौथा बना था। और वैसे भारत की एक स्पेशलिटी है, वैसे आप देखोगे तो चौथा देश बना था चांद पे उतरने वाला भारत, लेकिन हम उतरे थे साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं उतरा है। तो चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला भारत पहला देश भी आप बोल सकते हो। अच्छा, चांद का जो लैंडर चंद्रमा पे उतरा था उसका नाम क्या है? स्लिम है। फुल फॉर्म होती है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो याद रखना, जापान का चंद्र मिशन का नाम क्या है? मून स्नाइपर है, जो 7 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अच्छा, भारत और जापान, यानी कि यूं कहूं कि इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है, उसका नाम है लुपेक्स मिशन, जिसका उद्देश्य है चांद के ध्रुवों पर रिसर्च करना। LUPEX मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगला प्रश्न है कि देश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी, ये कौन सा बना? तो सांची बना है। सांची ये मध्य प्रदेश में है। सिंपल सा याद रखो आप। सोलर सिटी का क्या मतलब हो गया, अगर ये जानना चाहो तो मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइट वगैरह आएगी वो सोलर एनर्जी से ही ऑपरेट होगी, ये इसका मतलब हो गया। और सांची किसके लिए फेमस है? मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है। वैसे आपको बता दूं, इन बौद्ध स्तूपों को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का जो स्थल था भारत मंडपम, वहीं पे ये स्थापित की गई थी। ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है और 28 फीट लंबी ये है। इसका वजन 20 टन था। इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन। और मूर्तिकार से अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं कि अभी जो रामलला की जो मूर्ति है उसकी मूर्तिकार कौन है और मंदिर के वास्तुकार कौन है? बताओ, देखें, पता होना चाहिए आप सभी को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और राम मंदिर के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूं। वैसे तो आप सबने
वीडियो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हो तो उन्हें पता लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, या फिर सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे क्रिक एग्जाम राम मंदिर, वीडियो आ जाएगा ऊपर ही ऊपर। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हो गया, वे किस संगीत घराने की प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी ये मालिनी राजूरकर, इनका भी निधन हो गया, इतना सा याद रखना है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट बैंक। तो ये जो हिताची पेमेंट बैंक है ना, ये जापान का है। इसने किसकी सहायता से इसे लॉन्च किया? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट। अब जो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो ना पैसा, वो इसी के माध्यम से होता है। यूपीआई ही है सब कुछ जिसके माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या सिस्टम कर दिया इन्होंने, जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्ड होता है, उसको अंदर डालोगे, फिर पिन करोगे, ऐसा वैसा चलता है। तो अब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपना फोन पे या पेटीएम जो भी आप चलाते हो, गूगल पे वगैरह, तो वहां पे एटीएम पे जाओ, इनके एटीएम पे, हिताची के एटीएम पे, वहां पे क्यूआर होगा, उसको स्कैन करो, उसमें आप लिखो अमाउंट की 500 रुपए निकालने हैं, तो अपने आप निकल जाएंगे। तो ये भारत का पहला यूपीआई एटीएम है, याद रखना। किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी दिया। और अभी इसको कहां पे लॉन्च किया गया भारत में पहली बार? तो ग्लोबल फिनटेक समिट हुई थी अभी मुंबई में, वहीं पे। और 2 प्रश्न बता रहा हूं एटीएम से, ध्यान से सुनना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पे खुला? तो हैदराबाद आंसर करना। और भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी खुला था एक, आपको याद हो तो, गुरुग्राम में। और अगर पूछे किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये याद रखना आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अभी वैसे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? भजन लाल शर्मा बन गए, बीजेपी पार्टी के। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अदीब अहमद को। अदीब अहमद कौन है? ये अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, याद रखना ये। अगला प्रश्न है किस राज्य के सलेम सागू को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये एक प्रकार का साबूदाना है। साबूदाना आपको पता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। जब हमारे व्रत या फास्ट वगैरह होता है तो उस समय हम इसको खाते हैं, उपवास के दिन। तो सलेम सागू ये है तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिल गया है। अगला प्रश्न देखो, जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई थी? तो सरयू नदी में। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की सरयू नदी में ये जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई थी। और इस क्रूज को रामायण की थीम पर तैयार किया गया था। वैसे आपको पता है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा हमने शुरू की थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। 3200 किलोमीटर चली थी ये क्रूज, जिसका नाम है गंगा विलास। और आप जानते ही होंगे अयोध्या स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया। और अयोध्या जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। फिर बताओ, देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भूमिगत मतलब ये जमीन के नीचे बनाया गया है। कैपेसिटी इसकी 500 किलोवाट एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। जमीन के नीचे एक कमरा बना करके वहां पे ये ट्रांसफार्मर रखा गया है, ताकि पैदल चलने वालों को बिना परेशानी के फुटपाथ पर चलने में मदद मिल सकेगी। वरना हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो ट्रांसफार्मर साइड में होते हैं, तो लोगों, अगर फुटपाथ पे है तो लोगों को निकलने में, चलने में तकलीफ होती है। वैसे हमारे यहाँ तो इतना कोई नोटिस नहीं करता, फुटपाथ पे चलता कौन है, सब रोड पे चलते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ पे किया है, इसको ध्यान में रखना। प्रश्न अच्छा है ये। अगला प्रश्न क्या है, अभी सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था ये वरुण एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज था 2023 में। ये इसका 21वां संस्करण हुआ था। एक्चुअली में साल में इसके 2 चरण होते हैं, 2 बार होता है ये। तो दोनों चरण अलग अलग जगह पे हुए थे। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में कहाँ पे हुआ, सिर्फ ये पूछेंगे वरुण एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, 2023 में 21वां संस्करण हुआ, ये ध्यान रखना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्रांस के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको पता है फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया यूपीआई को इस्तेमाल करने वाला। तो फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।